ये कहानी मैं दिल्ली से लिख रही हूँ और ये मेरी आप बीती कहानी है। आजकल बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हों, सभी के हाथ में टच वाला फ़ोन है। बच्चों के हाथ में तो इस कोरोना बीमारी ने हमेशा के लिए फ़ोन पकड़ा दिया है। अब शायद इससे जान तो नहीं छूटने वाली। इस फ़ोन में जहाँ बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत अच्छी जानकारी है, वहीं इस फ़ोन में इससे भी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं। लेकिन एक मजबूरी है, फ़ोन तो हर इंसान के हाथ में है, चाहे उसके पास रहने को घर नहीं और खाने को खुराक नहीं, लेकिन फ़ोन ज़रूरी है। आज मैं जो आप बीती आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, शायद आप लोगों के जीवन में हमेशा काम आएगी। और इस वीडियो को इतना शेयर करना, ये वीडियो उन सभी तक पहुँच जाए और वे सभी लोग सतर्क हो जाएं। मेरी तो ये प्रार्थना रहेगी, बाकी भगवान की मर्जी। चलिए सुनते हैं अनीसा के जुबानी उनकी आप बीती कहानी। 10वीं पास करके आप इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लेने आई हैं। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ। पैंट कोट पहना हुआ उस 40-45 साल के आदमी ने अपने सामने मामूली सी लड़की को साधारण कपड़े में उससे थोड़ा रूडली आवाज़ में बात की तो अनीसा का चेहरा थोड़ा मुरझा सा गया था। सर, मैंने इसी साल 10वीं पास की है और वह भी फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है। साथ ही मेरे पापा की अचानक डेथ हुई थी और घर में आर्थिक समस्याओं को संभालने के लिए मैं ये जॉब ढूंढ रही हूँ, ताकि फैमिली को भी सपोर्ट मिल सके और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकूँ। आप मेरी पढ़ाई को ना देखिए, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। कुछ दिन ट्राई पर रख लो। अगर मैं अपने आप को प्रूफ ना कर सकी तो बेशक मुझे नौकरी पर मत रखना। अरे मैडम, इस कंपनी में हाई क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं। 10वीं पास के बेस पर यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती। आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर कोशिश करिए। उस आदमी ने बड़े गुस्से से अनीसा की बात काटी। बेइज्जती के एहसास से उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। उसने एक सुलगती हुई आखिरी निगाह उस आदमी पर डाली, जो अब अपने फोन की तरफ ध्यान दे चुका था। वह झटके से उठी और अपनी फाइल संभालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। वह दरवाजे से निकलने ही लगी थी, अचानक अंदर दाखिल होते हुए किसी आदमी से बुरी तरह से टकरा गई। हाथ से फाइल गिर गई थी। वह उस आदमी के सीने से जा लगी थी। कुछ सेकंड के लिए वह आंखें बंद किए चुप खड़ी रही, फिर अपनी पूरी आंखें खोलकर उस आदमी को देखा जिसने उसके दोनों बाजू थाम रखे थे। ब्लैक पैंट कोट में, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए वह आदमी अपने हुलिये से ही अमीर लग रहा था। जल्दी से उससे दूर हुई। उस आदमी ने भी अनीसा की कलाई छोड़ दी थी। काले चश्मे में छुपी उसकी भूरी आंखें अनीसा के मासूम चेहरे पर जैसे जमकर रह गई थी। अनीसा के पूरे बदन में जैसे सनसनी दौड़ गई थी। वह जमीन पर गिरी, अपनी फाइल उठाकर वहां से निकली और चली गई। चश्मे वाला आदमी बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था, जो अब मुड़कर उस लड़की को जाता देख रहा था। फिर उसकी निगाह जमीन पर गिरे एक कागज पर पड़ी, जो जरूर उस लड़की के फाइल से गिर गया था। उसने जल्दी झुककर उठाया और फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिया था और लबों पर मुस्कुराहट लिए अंदर की तरफ बढ़ गए। वह इस शहर के बड़े कंपनी का मालिक था और वहां अमरजीत सिंह से मिलने आया था, मगर यहाँ आकर उसकी तलाश पूरी हो जाएगी, ये उसने नहीं सोचा था। अमरजीत सिंह से मिलकर जब वो वापस जा रहा था तो गाड़ी में बैठते ही उसने सबसे पहला काम जेब में पड़े उस कागज को देखना चाहा था, जो शायद अनीसा का 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट था, जो उसने फर्स्ट डिवीज़न से पास की थी। उसने अपने सिगरेट से धुआं उड़ाते हुए सिगरेट अपने होठों से लगाए। उसने अपने मैनेजर को कॉल मिलाकर कहा, आज एक बड़ी कंपनी में अनीसा नाम की लड़की आई थी। मुझे उसके आने की वजह जल्दी पता करना है। कंपनी में ये पता लगाओ और फिर मुझे बताओ। फिर कुछ देर के बाद मैनेजर की कॉल आ गई थी और बताया कि वह लड़की यहाँ कंपनी में जॉब के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर वह इतनी क्वालिफाइड नहीं थी, इसलिए उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया गया है। नितेश सिंह ने उसे कहा कि वह उस लड़की का एड्रेस भेज रहा है। उस लड़की के बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन शाम तक चाहिए। उसके घर में कौन कौन है, उसका बाप क्या करता है, ऐसी क्या मजबूरी थी, वह 10वीं पास करने के बाद उसे जॉब चाहिए थी। नितेश सिंह ये सारी जानकारी लेने के लिए बेचैन हो रहा था। अपनी 32 साल की जिंदगी में वह किसी लड़की को अपने करीब नहीं लाया था। उसने हजारों लड़कियों से दोस्ती की थी, मगर जिस तरह की लड़की वह चाहता था उसे अभी तक नहीं मिली थी। लेकिन रिलायंस कंपनी में आज उस छोटी सी लड़की को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे बरसों की तलाश अब पूरी हो गई हो। अनीसा का खूबसूरत चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें एक पल में ही नितेश सिंह के दिल की दुनिया को हिलाकर रख गई थी। वो पहली नज़र में मोहब्बत का शिकार हो गया था, मगर वह 10वीं पास लड़की उससे उम्र में बहुत छोटी थी। मगर नितेश सिंह को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगर 40-50 साल की उम्र में भी उसे वो ऐसी लड़की मिलती तो वह जरूर उसे अपना लेता। कई घंटे के सब्र करने के बाद
मैनेजर ने इन्फॉर्मेशन लेकर उसके पास भेजा। उस लड़की के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। वह प्राइमरी स्कूल टीचर की बेटी है जो कुछ साल पहले हमारी वजह से मारा गया था। नितेश सिंह को बड़ा झटका सा लगा। मैनेजर ने बताया अब उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं, माँ है और एक छोटा भाई है। वह नौकरी ढूंढ रही है। नितेश ने अपनी आंखों में उस मंजर को एक बार घुमाया जिसकी वजह से उसके बाप की जान चली गई थी। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर मैनेजर से कहने लगा, उस लड़की को मेरी हकीकत कभी मालूम नहीं पड़नी चाहिए। मैं नौकरी की तलाश में है। तुम उस लड़की को मेरे कंपनी में मेरी सेक्रेटरी के पोस्ट पर हायर करो। वह मुझे अपने ऑफिस में नजर आनी चाहिए। उसने मैनेजर को हुक्म दिया था। वह दूसरी तरफ अनीसा, जो बेहद मायूस और परेशान कमरे में लेटी हुई थी, अपने फ़ोन पर एक अनजान व्हाट्सएप कॉल आता देखकर चौंकी और जब रिसीव किया तो हैरान रह गई। ये कंपनी इस शहर की सबसे मशहूर और बड़ी कंपनी थी। कल जब वो जॉब के लिए वहाँ गई थी तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उससे भी बड़ी कंपनी जो पूरे शहर में मशहूर था, उसके तरफ से उसे जॉब के लिए ऑफर आ रही थी। वह भी कंपनी के ऑनर की सेक्रेटरी की पोस्ट पर। अनीसा बहुत परेशान हुई थी। कुछ देर पहले जहां उसे अपने आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, अब खुद को इतनी रोशनी में महसूस कर रही थी। एक्साइटमेंट में उसे ये बात पूछने का ध्यान ही नहीं आया और ना ही उसने सोचने की हिम्मत की इतनी बड़ी रिलायंस कंपनी उस जैसी 10वीं पास लड़की को जॉब ऑफर क्यों कर रही थी भला। दूसरे दिन सुबह सुबह उस कंपनी की बिल्डिंग में पहुंच गई जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच थी। उस कंपनी को ढूंढने में उसे थोड़ी भी मुश्किल नहीं हुई। रिसेप्शन पर बैठी औरत को जब उसने अपना नाम बताया तो उसने जल्दी एक कमरे की तरफ जाने को कहा। वह धड़कते दिल के साथ भारी शीशे के दरवाजे को धकेलकर अंदर गई। वह चेयर पर बैठा आदमी फ़ोन कान से लगाए हुए था। उसका मुंह दूसरी तरफ था। अनीसा नर्वस खड़ी थी। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने झिझकते हुए धीरे से आवाज़ में पूछा तो उस आदमी ने पीछे देखे बगैर कहा। वह नर्वस सी दरवाजे के पास आकर रुकी। वह आदमी कुछ मिनट फोन पर बोलता रहा। उसकी आवाज़ भारी थी। फिर कुछ मिनट बात करने के बाद उसने फ़ोन कान से हटाया और चेयर समेत अपने आप को अनीसा के तरफ घुमाया। अनीसा उसकी शक्ल देखकर चौंकी थी। ये तो वही आदमी था जो कल रिलायंस कंपनी के ऑफिस में से टकराया था। अनीसा को देखकर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। मिस अनीसा, यहाँ बैठिए। अनीसा बहुत डरी हुई थी। उसने अपने सामने रखी चेयर पर बैठने को कहा। वह बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट पर काबू करते हुए उठी। उसके हुक्म के हिसाब से उसके सामने जाकर बैठ गई, लेकिन उसको घबराहट इतनी हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे अभी उठकर बाहर निकल जाएगी। उसने कहा, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए मिस अनीसा, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा। उस आदमी ने मुस्कुराहट के साथ कहा। अनीसा ने घबराकर अपने आप को संभाला और उस आदमी की तरफ देखा। ब्लैक पैंट के साथ सफ़ेद कोट पहने, जिसकी आस्तीन उसने फोल्ड कर रखी थी और बहुत हैंडसम था। मगर अनीसा को उसकी पर्सनैलिटी को देखकर थोड़ा शक हुआ था। उसका दिल कह रहा था वह उठकर भाग जाए, लेकिन दिमाग कह रहा था, अनीसा पागल मत बनो। 10वीं पास के बेस पर तुम्हें किसी प्राइमरी स्कूल में 5-6 हज़ार की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है जो इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से चांस मिल रहा है। वह आदमी उसके चेहरे पर नज़र जमाए बैठा था। अनीसा को उसके देखने पर सख्त उलझन होने लगी थी। सर, मुझे कंपनी की तरफ से व्हाट्सएप कॉल आई थी जॉब के लिए। वह अपनी आने की वजह बताते हुए कहा, जी हाँ, मुझे अपने सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए किसी फीमेल की ज़रूरत थी। कल आप जिस कंपनी में अपना 10वीं का रिजल्ट गिराकर आई थी, तुमने तो बहुत ही अच्छे नंबरों से 10वीं पास की है। आप जैसी दिमाग और टैलेंटेड लड़की ही तो मुझे चाहिए थी। उसने इस अंदाज में बात की, मगर भोली भाली अनीसा उसकी बातें बिल्कुल समझ ना सकी थी, क्योंकि उसे जॉब तो किसी भी हाल में चाहिए थी। वो ये समझ ना सकी और नितेश सिंह का ऑफिस ज्वाइन किया। उसे 1 हफ्ते हो गया था। वह उसके कमरे के बिल्कुल साथ मौजूद एक केबिन में बैठी थी। उसका कोई परमानेंट काम नहीं था। जब नितेश सिंह आता, उसे काम बताता, तब वो काम किया करती थी। जब वो आता तो अनीसा को बताता कि आज उसने क्या काम करना है। कभी उसे अपने कंप्यूटर पर कोई काम देकर अपने कमरे में ही बिठा देता और सारा टाइम उसको देखने की कोशिश करता, उस पर निगाह डालता रहता। कभी काम देखने के बहाने उठकर उसके पास आ जाता। ऐसे में नितेश का हाथ या बाजू कभी अनीसा के बदन को छू जाता तो अनीसा बड़ी घबरा जाती और नितेश यूँ रिएक्ट करता जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और कभी उसकी जिम्मेदारी पर फाइलों का ढेर लगा देता, कभी उसको कस्टमर केयर के फ़ोन अटेंड करने पर लगा देता। लेकिन वह हमेशा व्हाट्सएप कॉल ही होता था। कभी कभी अनीसा को शक भी होता था
इस कंपनी में सारा काम व्हाट्सएप कॉल से ही होता है। कभी कभी अनीसा को शक भी होता था, लेकिन उसको तो जॉब की खासी ज़रूरत थी, तो फिर वह अपना ध्यान हटा लेती थी। क्योंकि अनीसा की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, अनीसा जब काम कर रही होती हर 5 मिनट के बाद अनीसा को नितेश की व्हाट्सएप कॉल भी सुननी पड़ती थी। अपने केबिन में बैठकर उस पर नज़र रखे रहता। अनीसा अगर 1 सेकंड भी देर करती कॉल उठाने में, वो उसके पास पहुंच जाता। उसके अलावा वो उससे पर्सनल काम भी लेता था। कॉफ़ी बनाकर लाओ, अपना लंच का मेनू उसकी जिम्मेदारी पर लगा देता और अक्सर उसको भी ज़बरदस्ती अपने साथ खाने को कहता। अनीसा ये सब कुछ बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती, क्योंकि नितेश उसे महीने का 20,000 रुपये दे रहा था, जबकि उसके घर के पास जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ उसे मंथली 4,000 रुपये जॉब मिल रही थी। इस कंपनी के नौकरी से उसके आर्थिक समस्याएं हल हो गई थी, मगर दिमागी तौर पर वो बहुत परेशान हो गई थी। उसकी उम्र ज़्यादा तो नहीं थी, मगर घर की जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले मैच्योर कर दिया था। उसे अपने ऊपर उठती हुई नज़रों की पहचान थी, मगर नितेश जबकि अभी तक कोई लिमिट क्रॉस करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए वह चुप थी। लेकिन ये बात सोच सोच कर उसका दिमाग फटता जा रहा था। अगर भगवान न करे नितेश कभी कोई घटिया हरकत की और उसे ये नौकरी छोड़नी पड़ी, तो वह अपना घर कैसे चला पाएगी। संजू की पढ़ाई, मम्मी की बीमारी की दवाइयाँ, वह ये सब कहाँ से पूरी करेगी। इस कंपनी ने उसे ये सारी सुविधा दे रखी थी। उस कंपनी ने उसे आने जाने की गाड़ी की सुविधा भी दे रखी थी। एक दिन नितेश ने उसे कहा कि तुम्हें कंपनी पोस्ट इलाके में फ्लैट देना चाह रही है, मगर अनीसा के अंदर खतरे की घंटी बजी थी। उसने बिल्कुल साफ शब्दों में नितेश से मना कर दिया था। नितेश से माफ़ी मांग ली थी, मगर नितेश कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं था। एक समझदार आदमी था और शिकारी आदमी था, जिसने हमेशा अपने शिकार से दिल बहलाया था। मगर इस बार जो शिकार उसके निगाहों में थी, उसको हमेशा अपने सामने ही रखना चाहता था। इसलिए उसने अनीसा को अच्छा खासा ऑफर दिया कि अनीसा उससे शादी कर ले, मगर अनीसा ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया था। उसने कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मेरे ऊपर मेरे मम्मी और मेरे भाई की जिम्मेदारी है और मेरा भाई अभी बहुत छोटा है। मैं उसको अपने पैरों पर खड़ा करके तब अपने बारे में कुछ सोचूंगी। नितेश ने ये ऑफर अपने दिल के हाथ मजबूर होकर अनीसा को किया था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, ना ही लड़कियों की कमी थी। वह एक बहुत ही आज़ाद ख्याल का आदमी था, जिसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही बोल्ड तरह की थी। उसके नज़दीक अनीसा के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना कुछ गलत नहीं था, इसलिए उसने उसे फ्लैट की ऑफ़र की ताकि वह ऑफिस के अलावा आराम से उसके साथ टाइम बिता सके। मगर अनीसा ने मना करके उसका मूड खराब कर दिया था। उस वक्त तो वह चुप हो गया था, मगर उसका दिमाग तेजी से अब ये सोचने लगा था कि कैसे अनीसा को इस चीज़ के लिए मनाए। उसे समझ आ गई थी अनीसा एक मिडिल क्लास लड़कियों में से थी, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते को पसंद नहीं करती थी। ऐसी लड़कियों के लिए फिर उनके नज़दीक एक ही तरीका बचा था, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ब्लैकमेलिंग के जरिए अपने आगे झुकाना चाहता था। उसने कई बार अच्छी तरह महसूस किया था अनीसा के निगाह में वह अपने लिए नापसंदगी देख चुका था। अगर उसे उसके साथ बैठकर काम करना पड़ता, उसके हाव भाव से उसे पता चल जाता कि वो बड़ी मजबूरी में उसके नज़दीक आकर काम करती है। अगर वह उसके पास होता तो अनीसा हमेशा उससे दूरियां बनाने की कोशिश करती। अनीसा के ऐसे रिएक्ट करने पर उसके तन बदन में आग लग जाती थी, मगर फिर भी उसने अनीसा को अपने पास आने का इंतजार किया। शायद धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी, मगर नहीं। 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी वो पहले दिन के जैसी थी, मगर अनीसा उसके हर हरकत पर नज़र रखती थी। सिवाय सैलरी के नितेश की किसी भी मेहरबानियों को स्वीकार नहीं करती थी। उसने फ्लैट के लिए मना करके नितेश को मजबूर कर दिया था कि अब वो क्या करे जिससे वह उसके नज़दीक आ जाए। वह अपनी सारी कोशिश करके देख चुका था, लेकिन हर बार उसे नाकामी मिल रही थी। फिर भी उसने कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाया था। पहले उसने अनीसा को एक चांस देने का फैसला किया था। वह ऑफिस में आया तो रोज की तरह उसके कमरे में दरवाजे के साथ बड़ी चेयर पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। चेहरे पर रोज की तरह ही एक्सप्रेशन थे। नितेश को देखकर वह ज्यादा चौकन्नी हो जाती थी। नितेश कभी कभी ये बात सोचकर हैरान भी होता कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड उस पर मरती थी, कितनी ही लड़कियों का वह क्रश था। फिर ये मामूली लड़की कौन से खेत की मूली थी जिससे उसको किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उस दिन जब उसके कमरे में नितेश से कुछ दूरी पर बैठी कंप्यूटर पर काम कर रही थी, नितेश उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। अनीसा को जब भी उसके कमरे में बैठकर काम करना पड़ता तो वो पूरी तरह चौकन्नी होकर बैठती थी। नितेश की नज़रों को अनीसा अच्छी तरह पहचान चुकी थी, इसलिए वो पूरी तरह चौकन्नी रहती थी।
अब भी उसकी नज़रें कंप्यूटर के स्क्रीन पर थी, मगर नितेश वह अपने पीछे झुके हुए उस आदमी के स्पर्श को वो अच्छी तरह महसूस कर चुकी थी। उसका दिल तेज रफ्तार में धड़कने लगा था जब उसके लगाए हुए परफ्यूम की खुशबू उसके नाक तक पहुंची। अनीसा का दिल उछलकर हलक में आया। उसकी बैक साइड पर झुका, दोनों तरफ से चेयर की साइड पर हाथ रखकर खड़ा था। अगर वह जरा सा भी सर ऊपर करती तो जरूर नितेश के चेहरे से उसका सर टकरा जाता। डर से धड़कते दिल के साथ कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां कांप रही थी। डरी सहमी वह नितेश के पीछे हटने के इंतजार में थी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? ईमेल टाइप करो ना, उसने अनजान बनते हुए कहा, जबकि अच्छी तरह जानता था उसकी हरकत से वह अच्छा खासा घबरा चुकी थी। सर आप थोड़ा सा पीछे हटिए ताकि मैं टाइप कर सकूं, उसने थूक निगलकर डरती हुई आवाज में कहा। क्यों, मेरे नजदीक आने में तुम्हें क्या समस्या है? अब वह उसके कान के तरफ झुका था। इतने पास अनीसा को उसकी गर्म सांसें अपने कान और गाल पर महसूस होने लगी थी। वह बुरी तरह से घबरा गई। बस यहीं पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। नितेश की हरकतों को और ज्यादा बर्दाश्त करना अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वह झटके से दाईं तरफ हुई और उठकर खड़ी हुई। क्या हुआ? वह एक बार फिर अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। अनीसा ने आंसू भरी सुलगती हुई निगाह उस पर डाली थी। क्या चाहिए आपको सर? इस तरह की हरकतों के पीछे आपका क्या मकसद है? वह फट पड़ी थी। तुम्हें अब ख्याल आया ये पूछने का? नितेश ने एक गुस्सैली निगाह उस पर डाली और उसे सर से पैर तक देखते हुए बोला, मैं तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। उसने दूसरी बार फिर से उसको प्रपोज किया था। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच ऐसा कोई पर्दा न रहे। खुल्लम खुल्ला उसको ऑफर की। उसकी ये बात सुनकर वह फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखती रही। ये आदमी इतना गिरा हुआ होगा, अब उससे बहुत परेशान होने लगी थी। नितेश का असली चेहरा उस वक्त नजर आया था और दुनिया का सबसे बुरा और गंदा इंसान उसे लग रहा था। उसने अपने आंसुओं से भरी आंखें नफरत से नितेश पर डाली थी और बिना कहे अपना पर्स संभालती दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी। नितेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनीसा का दिल डर से उछल पड़ा था। तुम्हें क्या लगता है अनीसा, तुम्हें अपनी काबिलियत पर जॉब मिली है? तुम्हारे हाथ में जो डिग्री है, क्या वह इस काबिल थी? नितेश के कंपनी में तुम्हें सेक्रेटरी के पोस्ट पर जॉब मिल जाती। उसने अपना एहसान जताते हुए कहा। अनीसा ने कहा, मेरा हाथ छोड़ दो, वह डरती हुई बोली। नितेश ने अनसुनी करते हुए अपनी बात करता चला गया। तुम्हें यहाँ इसलिए जॉब मिली क्योंकि तुम नितेश के दिल को भा गई थी। मैंने कभी इंतजार नहीं किया किसी का, हमेशा अपना इंतजार करवाया है लोगों से, लेकिन मैं पिछले 5 महीना से सिर्फ तुम्हारा इंतजार बड़े बेसब्री के साथ कर रहा हूँ। उसका शब्द बहुत जहरीला था। मुझे आपकी कंपनी में जॉब नहीं करनी, आप छोड़िए मुझे। अनीसा ने गुस्से से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो गुस्से में नितेश ने कहा, अपना हिसाब क्लियर करो और जाओ। उसने अनीसा का हाथ छोड़कर कहा तो वह जाते जाते ना चाहते हुए भी रुक गई। महीना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। अगर घर का राशन खत्म ना हुआ होता और मम्मी की दवाई ना लानी होती, संजू की स्कूल की फीस ना देनी होती, तो वह उस घटिया इंसान पर थूक कर जा चुकी होती। मगर इतने सारे समस्याओं ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। नितेश ने अपने मैनेजर को फोन करके अनीसा का हिसाब क्लियर करने को कहा। उसके कहने पर वो मैनेजर के पास गई थी, जिसका रूम ऑफिस के स्टाफ रूम से थोड़ी ही दूरी पर था। मैनेजर ने उसे रूम में बैठने को कहा और खुद उससे नजरें बचाते हुए केबिन से गायब हो गया। अनीसा को बैठे अभी कुछ ही देर बीते थे कि अचानक उसे अजीब सी बदबू का एहसास हुआ था। वह इधर उधर देखने लगी मगर कुछ समझ नहीं पाई। वह बदबू जैसे उसके दिमाग पर चढ़ रही थी। उसका सर हल्का हल्का चकराने लगा और वह बेहोश होती चली गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की मगर फिर उसको कुछ याद नहीं रहा। जब होश आया तो उस कमरे में सोफे पर लेटी हुई थी और मैनेजर उसके पास खड़ा था। वह हड़बड़ाकर उठी। मैडम आप क्यों बेहोश हो गई थी? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। पता नहीं, मेरा सर चकरा रहा था, लेकिन मैं इस सोफे पर कैसे आई? अनीसा जैसे बहुत डरी हुई थी। उसने डरती हुई नजरों से मैनेजर की तरफ देखा। बेफिक्र रहो, आपको सोफे पर मैंने नहीं, मैडम प्रियंका ने लिटाया है। आप जब से बेहोश थी वही आपके साथ थी। अभी कुछ देर पहले फोन सुनने बाहर गई थी। मैनेजर की बात सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। अगर आप अभी ठीक फील नहीं कर रही हैं तो मैं ड्राइवर के साथ आपको भिजवा देता हूँ। मैनेजर के ऑफर पर जल्दी मना करती हुई उठ खड़ी हो गई, लेकिन उसका सर तो अभी भी हल्का हल्का चकरा रहा था। मगर फिर भी उसने खुद को संभाल लिया था। जो आदमी उसकी इज्जत नीलाम करना चाहता था वह उसका एहसान कैसे ले सकती थी भला? मैनेजर का दिया हुआ लिफाफा पकड़े वह घर आ गई थी। सारे रास्ते उसकी आंखें भीग रही थी।
घर आई तो मम्मी की तबीयत खराब देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। अपनी समस्या भूलकर वह उन्हें जल्दी अस्पताल ले गई। उसका ख्याल था इस बार चेकअप और दवाई के बाद मम्मी की तबीयत संभल जाएगी और वह उन्हें घर ले जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्हें एडमिट कर लिया गया था। अनीसा बहुत परेशान हो गई थी, इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। कभी किसी काउंटर पर पर्ची लेने के लिए तो कभी किसी काउंटर पर डॉक्टर की बताई गई मेडिसिन और इंजेक्शन लेने। ये तो कृपा थी कि उसके पास पैसे मौजूद थे, मगर इस बार मैनेजर ने उसके अच्छे खासे पैसे काट लिए थे, जो न जाने मैनेजर ने खुद काटी थी या नितेश के कहने पर। फिलहाल तसल्ली की थी, अगर 2-3 दिन माँ को एडमिट रखा गया तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसने अपने भाई संजू को लिया और अपने मौसी के घर भेज दिया, जो उनके मोहल्ले में रहती थी। मेरे भाई संजू को अपने घर रखिए जब तक माँ को अस्पताल से वापस नहीं लाती। सारी रात उसने उस सरकारी वार्ड में माँ के पास बेंच पर बैठे बैठे बिता दी थी। सारे टेस्ट हो चुके थे जिनकी रिपोर्ट सुबह आनी थी। वह गिड़गिड़ाकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कोई खतरे वाली बात ना हो, माँ की रिपोर्ट्स क्लियर आए। मगर जो किस्मत में लिखा था वह तो होकर रहता। रिपोर्ट में माँ को कैंसर बताया गया था और वह भी 2nd स्टेज पर था, जिसका बस एक ही इलाज था, सर्जरी। डॉक्टर के दिए गए टाइम के हिसाब से अगर सर्जरी ना होती तो माँ की मौत पक्की थी और सर्जरी में पूरे 5 लाख रुपए का खर्चा आता और उसे इन पैसों का बहुत जल्दी इंतजाम करना था। अब तो अनीसा के सर पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह 5 लाख रुपए कहाँ से लाती, ये सोच सोच कर उसके दिमाग की नसें फट रही थी। लेकिन उसे कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जहाँ से उसको पैसे मिल सकते। उसे इतनी बड़ी परेशानी में उधार कौन देता। फिर उसे नितेश का ख्याल आया। माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए उसने अपनी कुर्बानी देने का फैसला किया। वह उससे शादी तो करना चाहता था। अगर वह खुद के लिए उससे पैसे मांगती तो वह ज़रूर मान जाता। वह सीधे नितेश के पास पहुंच गई थी। अगर आप मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए मुझे 5 लाख रुपए दे दें तो मैं आपकी डिमांड पूरी करने को तैयार हूँ। अगर मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट ना करूं तो उसने मुस्कुराते हुए निगाह अनीसा पर डाली थी। वह झुकी निगाहों के साथ खड़ी अपने दांतों तले अपने होठों को दबा रही थी। आंखों में आंसू तैर रहे थे। उस वक्त वह बिल्कुल बेबस थी और नितेश उसकी बेबसी से आनंद ले रहा था। उसने एहसान करने को कहा और बदले में उसने एक शर्त रखी और कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहोगी। लेकिन नितेश का ये ऑफर उसने ठुकरा दिया था। फिर नितेश ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, जब तक तुम मुझे अच्छी लगोगी तब तक मैं तुम्हें रखूंगा, उसके बाद तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अनीसा बहुत परेशान थी। उसने ये ऑफर स्वीकार कर लिया और जल्दी से पैसे लेकर अस्पताल पहुंची। माँ का ऑपरेशन हुआ, लेकिन अफसोस कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और वे 5 लाख रुपए भी डूब गए। अनीसा की माँ की मौत हो गई। अनीसा के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। अपने भाई को लेकर सीधे नितेश के घर पहुंची। उसके शर्त के हिसाब से वह अपनी ज़िंदगी उसके साथ बिताने लगी। उसके आंखों में गहरा दर्द भरा था और बेबस नजर आ रही थी। नितेश कुछ देर हैरानी से उसे देख रहा था। फिर उसने जल्दी कॉल मिलाकर पंडित जी को वहां बुलाया और इंतजाम करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद वह अनीसा से वह मिसेज अनीसा बन गई थी। रेड कलर की मैक्सी पहने, लाइट मेकअप और ज्वेलरी के साथ वह सोफे पर बैठी बहुत खूबसूरत लग रही थी। संजू भी उसके साथ था, हाथ पकड़े हुए था। एक पल के लिए भी उसने उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया था। न जाने क्यों उसे नितेश पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब नितेश कमरे में आया तो संजू को वहां देखकर उसको गुस्सा आया था। नौकर को आवाज देकर उसने संजू को वहां से ले जाने को कहा। अनीसा ने कहा, नहीं, मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा मेरे साथ। अच्छा, अब तुम्हारे साथ रोमांस भी मैं उसके सामने करूंगा? नितेश ने पूछा और अनीसा का चेहरा सुर्ख लाल पड़ गया। नौकर जबरदस्ती संजू को बाहर ले गया। अनीसा चुप रही। नितेश उसके पास आया। अनीसा का पूरा बदन डर से कांप रहा था। वह रोने लगी। नितेश उसे हैरानी से देखने लगा। अब किस लिए रो रही हो? मैंने तो तुम्हारा कहा हुआ सब कुछ मान लिया। अनीसा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ रो रही थी। यहाँ तक कि नितेश ने उसे अपने बिल्कुल पास में कर लिया था। अनीसा नितेश के पकड़ में बेबस हो गई थी। फिर उसके बाद उसकी जिंदगी की डोरबेल नितेश के हाथों में आ गई थी। वह जो कहता, जैसा कहता, अनीसा को चुपचाप उसकी बात माननी पड़ती थी। नितेश के कैद में उसे जिंदगी की हर सहूलियत मिल रही थी, लेकिन उसका प्यार अनीसा के लिए बस एक सजा थी। वह उसका दिल भरने के इंतजार में उसे झेल रही थी, क्योंकि नितेश ने उससे शादी से पहले सब कुछ क्लियर कर लिया था। मेरा दिल भर जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वह बेसब्री से रिहाई के इंतजार में थी। संजू भी उस कैद से तंग आ गया था। वह रोज सवाल करता, हम कब घर वापस जाएंगे?
अनीसा उसे झूठी तसल्ली देकर बहलाती थी। नितेश ने अपनी मर्जी से संजू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा लिया था। अनीसा उसका एहसान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने मना किया, मगर उसके मना करने के बाद संजू स्कूल जा रहा था। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई तो नितेश ने घर ही डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर के चेकअप करने से पता चला अनीसा प्रेग्नेंट थी। नितेश जो ये समझता था कि कुछ साल के बाद उसका दिल अनीसा से भर जाएगा और वह उसे छोड़ देगा, इस खबर को सुनकर उसके अंदर एक अलग एहसास जाग उठा। वह एकदम चेंज हो गया। बाप बनने के एहसास ने उसे इतना खुश कर दिया था, उसे अंदाजा भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ अनीसा, जो नितेश के लिए अपने दिल में नफरत और गुस्से के जज्बात रखती थी, माँ बनने का एहसास इस नफरत भरे जज्बात पर काबू पा लिया था। वह उसका बेहद ख्याल रख रहा था। उसने अनीसा से न सिर्फ अपने पिछले किए गए गलती की माफ़ी मांगी थी, बल्कि अपनी मोहब्बत का भी भरपूर एहसास उसे दिलाया था। अनीसा भी एक नाजुक दिल की लड़की थी। पति के भरपूर मोहब्बत और प्यार से उसका दिल भी भर गया था। शायद वह अपना ख्याल बदलने ही वाली थी कि अब पूरी बातों को भुलाकर उसे पूरे दिल के साथ नितेश को स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन रात को एक ऐसी घटना ने उसको पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। संजू, जो अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर क्लास ले रहा था, टीचर के कहने पर एक साइट को खोलना था तो वह लैपटॉप लेकर सीधा अनीसा के पास आया और कहा, दीदी, मुझे टीचर ने एक साइट खोलने को कहा है और उस पर कुछ मेरा काम है, मैं वह करना चाहता हूँ। अनीसा ने उसके हाथ में से लैपटॉप ले लिया और वह साइट खोलने ही लगी थी कि उसको एक ऐसी वीडियो ने हिलाकर रख दिया जो कि शायद उसके पापा का मैसेज था, और उस मैसेज में उसने बहुत सारी जानकारी और डिटेल दी थी। उसने लिखा था कि ऐसे कई कंपनियां हैं जो फ्रॉड कर रही हैं, कभी बैंक के नाम पर मैसेज करते हैं, कभी स्कूल के नाम पर मैसेज करते हैं, और उस मैसेज को ओपन करते ही तुम्हारे फ़ोन की डिटेल, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मिल जाती है और वह तुम्हें लूटना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ मैसेज मेरे पास आए थे जिनकी डिटेल ढूंढते ढूंढते मैं उनके गिरेबान तक पहुंच गया हूं। शायद मेरी जान भी इसमें जा सकती है। मैं उन सभी कंपनियों का खुलासा करता हूं जो ऐसी धोखेबाजी और फ्रॉड करती है और करोड़ों रुपए कमा रही है। वे अपने कंपनी में ऐसे लोगों को रखते हैं जो बहुत मजबूर और टैलेंटेड होते हैं। तभी अनीसा को एकदम से सारी बातें याद आने लगी। उसने पूरे 5 महीने कंपनी में काम किए थे। जब भी वह क्लाइंट को फ़ोन किया करती थी, इस तरह के मैसेज ऑटोमेटिक उस फ़ोन पर चले जाते थे। जिस क्लाइंट से वह बात करती थी, तभी नितेश उसके आसपास ही रहता था और इस तरह की कई लड़कियां उसके कंपनी में और भी काम कर रही थी। उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वह तो सिर्फ उनकी बताए गए काम को करते रहते हैं। उनको भी सारी जानकारी और डिटेल नहीं होती। उनका सारा काम व्हाट्सएप पर होता है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड या सेव नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप प्रोफाइल